हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी। ठीक है, तो देखो एनसीईआरटी में हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में हम क्लास 8 के एनसीईआरटी तक पहुंच गए हैं और उसका आज आखिरी चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 12। इससे पहले देखो हमने चैप्टर 11 खत्म किया था। चैप्टर 11 को हमने 3 पार्टों में समराइज़ किया था। रीजन यह था कि देखो 3 चैप्टर में तो नहीं होता, मतलब 3 भाग में वो नहीं होता, बट मैंने कोशिश क्या की है कि जो 9th 10th 11 12 में आपको हिस्ट्री पढ़ना है आगे चल के, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिटेल में बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैं आपको हिस्ट्री क्लास 8 की पढ़ा रहा हूँ, वो एक्चुअल में मैं आपको 9 10th की चीज़ें भी पढ़ा रहा हूँ। अब देखो ये वाला जो चैप्टर 12 है ना, स्वतंत्रता के बाद भारत, अगर मैं जो क्लास 8 की एनसीईआरटी में जितना लिखा हुआ है अगर बस उतना ही बताऊं तो आपको हार्डली 10 से 12 मिनट में ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बट मैंने क्या किया है, जैसे 5 ईयर प्लान के बारे में दिया गया है, तो हम 5 ईयर प्लान को सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। टोटल 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा कि हम क्या करेंगे, इसको अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो जिससे क्या होगा, देखो जब 9th 10th 11 12 की जब हिस्ट्री पढ़े हम, तो वहाँ पे हमें पहले से वो सारी चीज़ें क्या हो पता हो, प्लस हमें कम एफर्ट देना पड़े, जिससे कि हम चीज़ों को क्या है आसानी से समझ पाएँ। ठीक है, तो देखो इसका आज हम पार्ट 1 देखने वाले हैं। अब बात करते हैं, देखो हमने स्वतंत्रता तक तो भारत की मतलब चैप्टर नंबर 11 में पढ़ लिया कि भारत को स्वतंत्रता कैसे कैसे मिली। वो सारी चीज़ें हमने क्या किया था, पार्ट 11 में आपका हमने पढ़ लिया। अब जब स्वतंत्र हो गए हम, तो हमारे साथ समस्याएं क्या क्या आई, अब वो भी देखेंगे। सबसे पहले बात करें, देखो भारत का क्या हुआ, विभाजन हुआ, जिसमें बात का जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ आपका जो आज के टाइम पर पाकिस्तान है। वहाँ हम एक तो भारत के टुकड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी जी मतलब नहीं चाहते थे कि क्या हो कि भारत का बंटवारा हो, वो नहीं चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान बने, इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। अब देखो आज़ाद हुए ही थे, तो क्या हुआ कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने क्या किया, गांधी जी की हत्या कर दी। अब हत्या करने का रीज़न क्या था, नाथूराम गोडसे कहते थे कि जब मतलब एक कट्टरपंथी जो विचारधारा होती है उससे वो प्रेरित थे। उनको क्या लगता था, जब पाकिस्तान अलग हो रहा है तो जो मुसलमान है वो पाकिस्तान जा रहे थे, उनको जाने दीजिए, जो हिंदू यहाँ पे हिंदू रहने दीजिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें वो करते थे। तो और गांधी जी इसके बहुत ही क्या सख्त खिलाफ थे। तो इस वजह से उन्होंने क्या की थी, मतलब गांधी जी की हत्या कर दी थी। तो गांधी जी की हत्या किसने की थी, आपको ये जस्ट पता है तो ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब इतना ज़्यादा इशू नहीं है, उसमें साथ प्रॉब्लम नहीं है। तो पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते भी नहीं है। तो नाथूराम गोडसे ने क्या किया था, महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। क्यों, क्योंकि बस कट्टरपंथी विचारधारा की वजह से। जैसे ही गांधी जी की हत्या हुई, रेडियो पे जवाहरलाल नेहरू जी ने अनाउंस किया तो पूरा देश शोक में डूब गया। अब उसके बाद समस्या हमारे साथ क्या हुई, एक तो आज़ाद हुए थे नए नए, दूसरा हमने 500 रियासत, लगभग उस टाइम पे 599 के आसपास रियासतें थी। उसके साथ साथ आप बात करें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, ठीक है, जितने प्रांतों में वो था, प्लस जो आपको पता है कि 1961 तक क्या पुर्तगाली वगैरह गए, जो पुर्तगालियों का रीजन भी उस टाइम पे हमें कुछ मिला, उन सबको एक साथ रखना हमारे लिए क्या था, एक बड़ी चुनौती थी। मतलब हम उसको एक साथ रख पाएँ, ये हमारे लिए बड़ी समस्या थी। तो अब हम कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे सामने क्या थी, बहुत ज़्यादा समस्याएं थी। तो हमने क्या सोचा, क्यों ना एक कानून बनाते हैं, एक संविधान बनाते हैं, और उसके अनुसार क्या होगा, सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, उसके साथ चलेंगे। तो वहाँ से नींव रखी जाती है किसकी, संविधान की। तो देखो संविधान के बारे में हम धीरे धीरे एक चीज़ पढ़ते हैं, मैं एक पॉइंट लिखता हूँ, उसको समझेंगे कि कब क्या चेंजेस हुए। वहाँ से क्वेश्चन देखो पीसीएस में बहुत ज़्यादा बनते हैं, यूपीएससी में थोड़े से कम बनते हैं। हाँ, एक आयोग की बात करेंगे, आयोग के बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, 3 आयोग की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। तब उस टाइम पे देखो समस्या हमारे साथ क्या थी, तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है आज के टाइम पे, वहाँ से बहुत सारे लोग क्या हुए, भारत आए, जो शरणार्थी जिसको बोलते हैं। तो लगभग 80 लाख के आसपास वहाँ से लोग क्या है, मतलब जो पाकिस्तान में जो पहले पंजाब हुआ करता था, ऊपर वाला एरिया, ठीक है, जो पाकिस्तान है आज के टाइम पे, पहले पंजाब था, वो लाहौर वगैरह सारे पंजाब ही थे, पूरा पंजाब का ही पार्ट था। तब वहाँ से जो लोग बाहर, मतलब वहाँ से लोग इंडिया आए, जो हिंदू थे वहाँ पे, वो क्या है, जब भारत आए तो उसमें क्या हुआ कि लगभग 80 लाख के आसपास लोग आए। तो उस टाइम पे 80 लाख लोग घर दिलाना, व्यवस्थित देना, फूड की व्यवस्था करना, ये बड़ी समस्या होगी, क्या हुआ, इंडिया के लिए। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। उसके साथ दूसरी समस्या थी 500 रियासतें, मैंने आपको बता दी। हमने फिर उसके बाद नए संविधान की बातें कही। अब देखो नए संविधान में हमने क्या क्या किया, एक एक करके हम वो पॉइंट लिखते चलते हैं और पढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो देखो 13 दिसंबर को 13 दिसंबर ठीक है, 13 दिसंबर 1946
जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू जी ने दोस्तों इसमें प्रस्तावना दी। प्रस्तावना जैसे कि आप किसी चीज़ को जैसे किताब कोई पढ़ते हो तो उसके एक पहले पेज पे देखते हो कुछ कंटेंट सा लिखा होता है, जिसको प्रस्तावना आप नॉर्मली देखो प्रस्तावना लिखा होता है। वो क्या करता है, उस पूरे बुक में क्या हम करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में पूरा हमें क्या कहते हैं, एक ओवरव्यू दे जाता है। तो जब संविधान बनाना था तो उसके लिए सबसे पहले हमने प्रस्तावना तैयार किया कि क्या हो कि संविधान का हमारा प्रारूप कैसा होगा, उसमें सारा क्या इसको समराइज किया गया और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। इन्होंने प्रस्तुत किया 13 दिसंबर 1946 को। देखो ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको हम उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, तो आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जानते हैं इसको, तो आप ये चीज़ लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसने दिया था, तो इसको दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। तो आप याद रखिएगा, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। उसके बाद करते हैं तो एक्सेप्ट कब कर लिया गया, मतलब जो संविधान सभा बनाएगी उसके द्वारा कब एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। 1947 को क्या किया गया था, इसको अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है, मतलब स्वीकार कर लिया गया था, एक तरह से कह दीजिए आप। इन्होंने तो प्रस्तुत किया कब, 13 दिसंबर 1947 को। स्वीकार कब कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा, 22 जनवरी 1947 को, ठीक है, इसको स्वीकार कर लिया गया। अब उसके आगे बात करें तो देखो फिर संविधान बनाने का प्रोसेस होता है लगभग 2 साल 11 दिन 2 साल 11 दिन समथिंग इतना टाइम लगता है, 2 साल 11 महीने और 8 दिन के आसपास इसमें समय लगता है। तो आपको उतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको याद रखना है तो मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। टोटल 2 वर्ष लगे संविधान बनाने में, 2 वर्ष 11 माह और 8 दिन, 18 दिन थे शायद, हाँ 18 दिन था, ठीक है, 18 दिन 11 माह और 2 वर्ष पूरा संविधान बनाने में इतना समय लगा था। तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। कुल 11 बैठकें हुई थी, ये भी मैं देखो डिटेल जितना चाहिए मैं दे रहा हूँ आपको। पीसीएस वगैरह में देखो ये सब काम आता है, यूपीएससी में थोड़े से ऐसे मतलब पूछे जाने के चांसेस थोड़े से आपके कम हो जाते हैं। और लगभग हमने 60 देशों के संविधान देखे थे, तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि 60 देशों के हमने क्या किए थे, संविधान देखे थे। 60 देशों के हमने क्या किया था, संविधान देखे थे। मतलब अपना हमने संविधान बनाने के लिए हमने 60 देशों के संविधानों का क्या किया, उपयोग किया। क्योंकि क्या इसमें से देखो आप वही चीज़ होती है ना, आपको एक उत्तर लिखने के लिए आपने 4 किताबें पढ़ी और उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा उत्तर हो सकता है किस हिसाब से लिखे। सेम हमारे क्या किया था, हमारे जो उस टाइम के लोग थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, इन सारे लोगों ने क्या किया, इन सारी चीज़ों को देखा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो इन्होंने क्या किया था, सारी चीज़ों के बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, इसको पूरा देखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इसको इन्होंने पारित किया। कब, आप ये डेट याद रखिएगा कि संविधान को देखो आप एडॉप्ट करना अलग है और कब पारित किया गया फाइनली, तो हम ये भी बात कर लेते हैं। देखो 26 नवंबर 1926, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था, हमने अपनाया था। तो ये याद रखिएगा कि हमने अपना लिया था, संविधान अपना लिया था। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है, हमने संविधान को अपना लिया था, संविधान को अपनाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपना लिया था, तो ये आप टर्म्स याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये वाला टर्म्स याद रखिएगा आपको। बाकी ये उद्देश्य प्रस्ताव पूछा जाता है तो आपको ये याद रखना है। और ये भी स्वीकार कर लिया गया था 22 जनवरी 1947 को। ये 3 आपको याद रखना है। ये अगर आप याद नहीं रखेंगे तब भी आपका क्या है, काम चल जाएगा। तो मैंने इसलिए इसको साइड में लिख दिया। अगर आप उसको नहीं याद करना चाहें तब भी आपके लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको इसको याद ही करना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक पढ़ लिया हमने। उसके आगे बात करें, देखो उसके बाद जब संविधान बन गया, तैयार हो गया, हमने स्वीकार कर लिया, तब डेट आती है 24 जनवरी। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को हमने क्या किया था, सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज अपनाया अपना, हमने राष्ट्रीय ध्वज बनाया, ठीक है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय ध्वज भी हमने कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को। फिर इस सेम डेट को 24 जनवरी 1950 को हमने एक चीज़ और की थी, राष्ट्रीय गान को अपनाया हमने, ठीक है, राष्ट्रीय गान को भी अपनाया। उसके बाद हमने क्या किया था, 24 जनवरी 1950 को भी हमने राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत को भी हमने इसी डेट को अपनाया था। उसके बाद सेम डेट को एक चीज़ और हुई थी, जो हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी क्या किया था, इसी दिन को उनको राष्ट्रपति चुना गया था। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ग्रहण किया था 24 जनवरी 1950 को। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई। तो देखो अंतिम बैठक इनकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है, क्योंकि देखो सारे काम ये इस दिन किए थे। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक, ये आपसे कुछ पूछ लिया था। देखो हमने कॉन्स्टिट्यूशन तो अपना 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जो इसकी बैठक हुई थी तो संविधान सभा का अंतिम बैठक अगर आपसे पूछा जाए तो अंतिम बैठक हुआ था आपका 24 जनवरी। ये आपका यूपी पीसीएस 2018 में अभी फिलहाल में पूछा गया है, ठीक है। तो ये 24 जनवरी 1950 यूपी पीसीएस 2018 वाले में इसमें पूछा गया था संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। तो याद रखिएगा 24 जनवरी 1950 को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। देखो जहाँ जहाँ है मैं बता दूंगा कि कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन से स्टेट में पूछे जाते हैं। तो वो सारे जितने मेरे याद है मैं आपको एक एक करके सारा बताता चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ तक बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ, जो संविधान बनकर तैयार हुआ, अब उसकी अगर हम बात करें तो उसमें देखो दोस्तों, जो शुरू में संविधान बना तो कितने आर्टिकल्स थे, अब ये भी देख लेते हैं। ऐसा करो तो आपने लिख लिया होगा, तो उसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे चेंजेस भी हुए। तो एक एक करके हम वो चेंजेस भी देख लेते हैं, उसके बाद कौन कौन से चेंजेस किए गए थे। तो देखो एक तो हमारे लिए समस्या थी कि अब वोटिंग राइट्स किसको दिए जाएं। देखो हमारे देश एक ऐसा देश रहा है दोस्तों जिसने क्या किया, कभी गृह युद्ध नहीं देखा। गृह युद्ध की बात करें तो देखो आपको पता हो गृह युद्ध अमेरिका ने भी झेला है, ठीक है। रसिया ने वर्ल्ड वार के टाइम झेला था। उसके साथ साथ बात करें तो श्रीलंका ने गृह युद्ध अभी तक झेलते रहे, वो कुछ 10 साल 12 साल पहले ही क्या हुआ, इनका पूरा गृह युद्ध समाप्त हुआ। तो हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा, इन्होंने एक चीज़ सोचा कि हम कैसा क्या करें कि हमें गृह युद्ध झेलना ना पड़े। गृह युद्ध मतलब कि हमारे घर में ही लोग क्या आपस में लड़ने लगे। तो इसके लिए हम जो संविधान सभा के लोग थे उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए ऐसे। तो सबसे पहले उन्होंने एक काम किया कि वोटिंग राइट्स शुरू से ही सबको दे दिए। इवन महिलाओं की बात करो तो यूरोप की बात करो चाहे आप अमेरिका की बात करो, सबको वोटिंग राइट्स पहले क्या था, कुछ अमीरों को दिए गए थे, उसके बाद फिर पूरे पुरुषों को दिए गए, फिर उसके बाद स्त्रियों को दिए गए। उसके बाद सबको क्या किया उन्होंने, सार्वभौमिक रूप से सबको एक अधिकार दे दिया कि ठीक है आप सारे लोग क्या कर सकते हो, वोट दे सकते हो। बट भारत में ऐसा नहीं हुआ। भारत में क्या किया गया, भारत में सार्वभौम मतलब मताधिकार दे दिया गया, मतलब सभी लोगों को वोटिंग करने का राइट दे दिया गया। मतलब पहले ही दिन से, जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से आप क्या कर सकते हो, आप वोट्स दे सकते हो। ये चीज़ लागू कर दी गई, ये अच्छी चीज़ थी। शायद अगर ना होता तो फिर गृह युद्ध में हम क्या करते, उलझ जाते हैं। एक तो हमारी हालत ऐसी भी ख़राब थी, फाइनेंशियली हम बहुत ज़्यादा परेशान थे, और अगर ऐसी चीज़ें होती तो हमारे लिए और ज़्यादा समस्या पैदा हो जाती। तो उसमें क्या हुआ, उस समय जो एज रखी गई वोट देने की, वो रखी गई थी 21 वर्ष। तो ये टर्म्स याद रखिएगा, 21 वर्ष रखी गई थी, ठीक है। 21 वर्ष रखा गया था, तब ये टर्म्स याद रखिएगा। वोट एज जो थी आपको वोट देने की, अभी कितनी है, 18 वर्ष ना, 18 ईयर्स है। अब 18 ईयर्स जो हुआ दोस्तों, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, संविधान संशोधन 61 हुआ 1988 में, ठीक है। राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे। उस समय क्या किया गया, 21 वर्ष से घटाकर, ठीक है, 18 वर्ष कर दिया गया। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी खुद एक युवा नेता थे, तो उनको लगा यार युवाओं, इसके तो स्मार्ट थे, तो उनको लगता था यार युवा हमें तभी वोट, मतलब अगर हम एज कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, युवा वगैरह हमसे, मतलब समझ ही रहे हैं बाकी तो उनको लगा कि लोग अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे तो हमें एक वोटिंग का एक और जरिया हमें मिल सकता है। बट ठीक है, उनकी मंशा कुछ भी रही हो, बट ये ठीक हुआ, 21 साल से 18 साल कर दिया गया, ठीक है। तो वोटिंग आपको वोट देने का अधिकार आपका 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष के आप हो तो आप वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, आपको वोट दे सकते हो, ठीक है। तो 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था 1988 में। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से हमने क्या किया, जो आपका वोटिंग राइट का अधिकार था चेंज किया था, ठीक है। तो वर्ष का आपने चेंज किया था। तो ये याद रखिएगा, 20 साल से हमने 21 वर्ष किया था, 18 वर्ष किया था, 21 वर्ष से 18 वर्ष 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके आगे अगर हम बात करते हैं, देखो वोटिंग राइट दे दिए। अब समस्या ये थी कि देखो अंग्रेज ऐसे चीज़ें करके चले गए जहाँ पे, मतलब उससे पहले से भी थी। एक तो जाति व्यवस्था थी, ठीक है। मंदिरों में मतलब पंडितों का जाना, शूद्रों का नहीं, मतलब अलाउ नहीं होना, प्लस बहुत सारे लोगों का मतलब बहुत सारे जगहों पर नहीं जाना। जैसे कुओं की बात करें तो कुओं में सवर्णों का कुआं अलग होता था, दलितों का कुआं अलग होता था, सबका मतलब ये सारे क्या थे, समाज पूरा बटा हुआ था। उसके साथ साथ एक बड़ी समस्या और थी, भाषा।
आप इंडिया में आज भी जाइए, हर 100 किलोमीटर के बाद भाषाएं चेंज हो जाती है, हर 200 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज हो जाती है। तो एक समस्या उस टाइम पे ये थी कि तो भाषाएं सबकी अलग अलग हैं, तो इसको बांध के रखना हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी कि उनको लगा कि यार हम इसको मतलब एक देश को बांध कैसे रखें। अंग्रेज जाने लगे तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, दोस्तों अंग्रेजों ने क्या कहा था कि इस देश के इतने टुकड़े होंगे जितनी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। ये अंग्रेजों के वर्ड्स थे उस टाइम पे। उन्होंने कहा था इस देश के इतने टुकड़े हो जाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे, और आज देखिए एक भी टुकड़ा नहीं हुआ हमारा। ठीक है, जो अंग्रेज करके गए वही करके गए, पाकिस्तान को हमसे अलग कर दिया। ठीक है, बट आपको लगता होगा कि मतलब कभी लगता होगा आपको कि यार पाकिस्तान मतलब हमारा पार्ट नहीं, अच्छी बात है, वो ठीक है, बट देखो आप एक बार सोच के देखो, अगर शायद पाकिस्तान हमारा अगर पार्ट होता, जम्मू कश्मीर में ऐसे दंगे नहीं होते। जम्मू कश्मीर आप आराम से घूमने जाते हैं, जो कहते हैं लोग स्विट्जरलैंड जाना घूमने, आप जम्मू कश्मीर जाते हैं आपको पूरी स्विट्जरलैंड की फीलिंग्स आती। ठीक है, दूसरा ये कि जो हमारे आस पड़ोस से आतंकवादी गतिविधियाँ होती है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाते हैं, कहीं देश में अपनी बहुत सारी एक्टिविटी होती है, शायद वो ना होते उस टाइम पर। तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज होता है। नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हमारे आज के टाइम पे क्या डेवलप नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी आतंकवादी लोग मतलब इंडिया से उधर से क्या है आतंकवादी गतिविधियों में बहुत ज़्यादा लिफ्ट किए जाते हैं। तो वो भी सारी एक समस्या है कि अगर बांग्लादेश हमारा पार्ट होता तो शायद हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता। तो बहुत सारी चीज़ें थी, बट वो ठीक है, जो चेंजेस नहीं हुए उसके बारे में बात करिए, देखिए कोई फ़ायदा नहीं है, तो इस चीज़ को हम नहीं करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखो हम बात करते एज घटा दिया गया 21 से 18 कर दिया गया। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन 61 नंबर का था, तो आप याद रखें 1988 में। तो यहाँ तक बात कर लिया हमने। उसके बाद देखो समस्या की बात कर रहे थे, तो समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो देखो उनको एक चीज़ लगा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जो सरकार है ना, सरकार कई तरीके से बनाते हैं जैसे, और जो शक्तियों को बंटवारा करते हैं, शक्ति का बंटवारा कैसे करें। देखो 2 तरीके से उन्होंने शक्ति बंटवारा किया, 3 तरीके से किया। उन्होंने क्या किया, शक्ति का बंटवारा 3 तरीके से कर दिया। कैसे, पहला तो कुछ शक्तियाँ राज्यों को ही दे दी, मतलब वो शक्ति केंद्र के पास भी नहीं है। जैसे आप आज के बात करते हैं पेट्रोल, लीकर, ये सारे क्या है राज्यों के अंडर में आता है, जिसपे कर वगैरह ये सब लगाते हैं, तो उनको शक्तियाँ दे देंगे। कुछ शक्तियाँ केंद्र को दे दी गई। ठीक है, और कुछ शक्तियाँ ऐसी थी जिसमें क्या था कि दोनों का कोरिलेशन होता है या फिर कहीं ना कहीं क्लैश कर रहे थे, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, केंद्र राज्य मतलब ये समवर्ती सूची इसको बना दिया इन्होंने। ठीक है, समवर्ती सूची बना दे। समवर्ती सूची का मतलब सिंपल सा हो गया कि इसमें दोनों की चीज़ें होंगी, मतलब इनका भी है इनका भी है, मतलब दोनों के मानने से ये चीज़ें होंगी, प्लस 3 चीज़ें और जो इनके पास नहीं थी, संचार, ठीक है, विदेश नीति, ये सारे क्या था, ये सारे केंद्र को ही दिए गए, ये इनको इजाज़त नहीं देगी, आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। तो धीरे धीरे शक्तियों को बंटवारा किया गया। और देखो इनको एक चीज़ पता था कि अगर राज्य को शक्तियाँ ज़्यादा देंगे, अगर राज्य को हम शक्ति ज़्यादा देंगे, कल को ऐसा ना हो कि अभी तो नया नया राज्य बना है, कल को खड़े होकर कहें कि हमें अलग होना है। ठीक है, क्योंकि जूनागढ़, हैदराबाद और आपका जम्मू कश्मीर, तो जूनागढ़ तो देखो हमने जनमत संघर्ष से हमारे इंडिया में आ गए, वो पाकिस्तान में नहीं गए। हैदराबाद वाला जो इलाका था हमने पुलिस प्रशासन के प्रयोग से उन पर कंट्रोल किया और भारत में विलय कर लिया, लेकिन वो कहाँ जाना चाहते पाकिस्तान में। आप एक बार सोच के देखो, आप इंडिया का मैप बना रहे हो, यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, तो आप एक बार सोचो कितना भयावह स्थिति हो सकती थी, जाएंगे कहाँ से, ये भी था समस्या। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मतलब क्या हुआ, इसका विलय कर लिया गया। तो इनको ये डर था कि ऐसा ना हो कल कोई ऐसे पाकिस्तान की मांग करने लगे, कोई अलग राज्य की मांग करने लगे, अलग देश की मांग करने लगे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, इस चीज़ को उन्होंने ध्यान में रखते हुए दोस्तों ऐसे शक्तियों का बंटवारा किया और केंद्र को थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ दी। ठीक है, अब देखो वहाँ तक तो हो गया। अब आपको पता है 600 रियासतें थी। अब 600 रियासतों को राज्यों में कैसे बांटा जाए, 600 राज्य तो 600 तो हम राज्य बना नहीं सकते थे। तो इनको क्या लगा कि हम क्या करते हैं, समस्या ये थी, तो उन्होंने पहले सोचा कि हम ऐसे का भाषा के आधार पर नहीं बांटते हैं, क्योंकि तो हर 100 किलोमीटर भाषाएं चेंज होती थी। तो इनको लगा यार भाषा के आधार पर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हमें राज्य बनाना पड़ जाएगा। तो उनको लगा कि हम क्या करते हैं, पहले हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि पहले एक भाग अलग अलग बनाते हैं। मतलब उन्होंने करीब 14 राज्य बनाए, शुरू में 14 राज्य बनाए, जो कि कुछ ब्रिटिश टाइम के थे, कुछ जो रियासतें थे उनको एक करके 14 राज्य बना दिए उन्होंने शुरू में। मतलब जो अभी आज 29 राज्य आपके पास हैं, पहले 14 बनाए गए। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या हुआ, उसके बाद आंध्रा का नाम आता है। आंध्रा की कहानी अलग ही है, जिसको हम आंध्र प्रदेश बोलते हैं। उसका पहले नाम आंध्र हुआ करता था। उसमें एक पर्सन थे, उनकी कहानी मैं बताता हूँ। उन्होंने बड़ा मतलब जो आज मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जो आयोग आया, उसकी भी बात करेंगे सारा। उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक गांधीवादी नेता थे, इनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, इन्होंने क्या किया दोस्तों, 58 दिन तक अनशन किया।
आंध्रा में। क्यों? भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, राज्य बनने चाहिए। इसके लिए इन्होंने क्या किया, अनशन किया। अब अनशन में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई 58 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश, जो आज के टाइम में आंध्र प्रदेश है, आंध्रा, उसमें बहुत ज़्यादा क्या वो दंगे होने लगे, लोग परेशान होने लगे, मतलब जो भी कहीं मार काट सब कुछ मचाने लगे और बहुत ज़्यादा केंद्र की आलोचना होने लगी। तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनको लगा हाँ हमें क्या करना चाहिए, 1953 के आसपास की बात थी, तो उनको लगा कि हमें क्या करना है कि नए राज्य का प्रस्ताव दे देना चाहिए। तो उसके बाद आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य बना जो भाषाई के आधार पर बना। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, कौन? आंध्र। आज के टाइम में जो आंध्र प्रदेश है, पहले इसका नाम आंध्र था, इसके बाद इसका नाम आंध्र प्रदेश कर दिया गया। ठीक है, पहले इसका नाम आंध्र था, 1 अक्टूबर 1953 को इसका क्या नाम कर दिया गया था, आंध्र, मतलब भाषा के आधार पर इसको राज्य गठित कर दिया गया था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बना 1956 में, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 7 नंबर का, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राज्य पुनर्गठन आयोग बना, अधिनियम बना। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग, ये अधिनियम लिख दीजिए आप। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956 में। क्या हम भाषाओं के आधार पर क्या करेंगे, राज्यों का गठन करेंगे। उसके लिए कुछ 3 समितियों की बात करते हैं। पहले आया धर आयोग 1948 में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ धर आयोग, ये आया 1948 में। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, भाषा के आधार की आलोचना की थी। तो इन्होंने कहा था भाषा के आधार पर क्या होगा, राज्यों को बांटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज़ याद रखिएगा एक। उसके बाद एक आयोग आता है 1949 में, JVP समिति इसको बोलते हैं, ये आया आपका 1949 में। ठीक है, 1949 में आया। इन्होंने कहा कि देखो हम भाषाओं के आधार पर अभी नहीं कर सकते हैं। रीजन इन्होंने ये कहा, JVP का मतलब बता दूं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वल्लभ भाई पटेल थे, और ये थे आप पट्टाभी सीतारामैया। तो आप याद रखिएगा पट्टाभी सीतारामैया, मैं नाम बोल दे रहा हूँ, लिख लीजिएगा, पट्टाभी सीतारामैया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। तो इसको JVP समिति के नाम से जानते हैं। इन 3 लोग की समिति थी। इन्होंने कहा देखो भारत की सुरक्षा और ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम क्या कर सकते हैं, अभी भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बांट सकते। तो इन्होंने भी क्या किया, मना ही किया एक तरह से कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का बंटवारा नहीं करेंगे अभी, क्योंकि क्या हो जाएगा, बहुत सारी डिमांड्स होने लगेंगी और हम अभी हमारी ये हालत नहीं है कि हम क्या करें, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करें। तो ये 1949 में इन्होंने ये बात कही। उसके बाद क्या हुआ, एक और समिति आ जाइए, फजल अली आयोग। ठीक है, 1953 में आती है ये फजल अली आयोग 1953 में। इसने कहा कि भाषा के आधार पर क्या होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। इन्होंने अनुमति दे दी कि भाषा के आधार पर क्या हो, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। उसके बाद 1953 में इन्होंने कहा, 1953 में इनकी मृत्यु हुई, पहला राज्य बन गया 1953 में ये। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, जिससे राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना 1956। उसके बाद से सारे राज्यों का धीरे धीरे क्या हुआ, राज्य बनते चले गए भाषा के आधार पर। ठीक है, तो देखो ये सारी चीज़ें कहानियाँ हुई। अब एक चीज़ हम बस इसमें लास्ट देख लेते हैं कि भाषा के आधार पर कौन कौन से राज्य बने थे। ठीक है, तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो एक बार उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो टाइम लाइन में ये पूछ लिया जाता है। ये 3 समितियाँ याद रखिएगा, धर समिति, JVP समिति, फजल अली। तो भाषा के आधार पर अनुमति किसने दी थी, ये आपसे पूछ लिया जाता है, फजल अली आयोग। तो देखो समितियाँ, मैंने हमेशा कहा कि जो भी समिति रहे तो आप याद रखिएगा, तीनों समितियों को याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट इसको लेकर रख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ इससे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो अब टाइमलाइन के हिसाब से देख लेते हैं कौन कौन से राज्य कब कब बने, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी के साथ साथ सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो मैं टाइमलाइन लिखता हूँ, ठीक है, वहीं पे आपको समझाते चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें 1953 की। 1953 के बाद आता है 1960। 1960 के बाद आता है आपका 1966। 1966 के बाद आता है 1971। 1971 के बाद आता है आपका 1972। 1972 के बाद आता है आपका 1975, नहीं 72 में 2 होते हैं ना, तो 1972, 1975, फिर 1987, फिर 87 में 2 होते हैं, तो मैं यहीं पे बता दूंगा आपको। ठीक है,
उसके बाद 1987 में 3 आते हैं, तो हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा करता हूँ, दिख रहा होगा आप लोग को। हाँ ठीक है। अब देखो पहला राज्य कौन सा बना, आंध्र प्रदेश। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 1960 में 2 राज्य बनते हैं। आपको पता है कि पहले जो मुंबई वाला इलाका था, फिर अब भाषाई के आधार पर बना, तो भाषाई आधार पर कौन सा एक स्टेट अलग हुआ। ठीक है, तो इसमें आपका जो अलग होने वाले राज्य थे महाराष्ट्र और गुजरात। तो मैं शॉर्टकट ही लिख रहा हूँ, बताते चलना आपको। महाराष्ट्र अलग हुआ, गुजरात अलग हुआ। पहले बम्बई विभाग करता, दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, उसके बाद बनता है अगला भाषा के आधार पर नागालैंड। याद रखिएगा, नागालैंड उसके बाद क्या होता है, अलग होता है। उसके आगे बात करें तो 1971 पे हिमाचल प्रदेश अलग होता है पंजाब से। ठीक है, तो एक भाषा के आधार पर ये आपका चौथा राज्य बन जाता है। 5वां आपसे कहें तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और आपका एचपी। ठीक है, उसके बाद जो राज्य बनता है मणिपुर, मणिपुर बनता है, या मणिपुर बोलते हैं हम इसको। ठीक है, उसके आगे मेघालय। उसके आगे बात करें तो 1955 में आपका सिक्किम, 75 में आपका सिक्किम बनता है। ठीक है, सिक्किम बनता है। उसके बाद 1947 में 3 राज्य बनते हैं। सबसे पहले बात करें तो मिजोरम। ठीक है, दूसरा जो बनता है वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश बनता है। और तीसरा जो बनता है, तीसरा बनता है आपका गोवा। गोवा पहले यूटी होता है, उसको राज्य का दर्जा दे देता है, भाषा के आधार पर बना दिया जाता है। तो ये आपको राज्य देखो क्रम से याद रखना है, आपके एग्जाम में यही पूछी जाती है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछे जाते हैं। तो देखिए एक एक करके मैं फिर से नाम बताते चल रहा हूँ आपको। पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा आपका, ठीक है, 1960 में हुआ महाराष्ट्र और गुजरात। तीसरे की बात करें तो तीसरा आपका था नागालैंड। ठीक है, चौथे की बात करें तो चौथा कौन सा, 1971 में कौन सा था, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद 5वां बात करें तो आपका था मणिपुर 1972 में। 1972 में फिर एक और होता है मेघालय। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 7वां बात करें तो 1975 में सिक्किम हुआ। और 8वां बात करें तो 1987 में 3 हुए। पहले मिजोरम हुआ, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश हुआ और तीसरे नंबर पर गोवा हुआ। तो आपको ये याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो मैंने कोशिश की दोस्तों इस वीडियो में कि आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ा पाऊँ। जैसे हम जब 9th की 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे या फिर हम 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो उसमें सारा का सारा आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो वहाँ पे हमें क्या करें, कम एफर्ट लगेगा, प्लस रिवीजन मल्टीपल टाइम हो जाएगा। अब ये एनसीईआरटी चाहता तो मैं क्लास 8 के हिसाब से पढ़ा के आपको आगे निकल जाता, बट मैं चाह नहीं रहा था, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, तो जिस हिसाब से हम जिस एग्जाम के लिए हम पढ़ाई कर रहे हैं उस एग्जाम के मतलब एक बोलते हैं ना जस्टिफिकेशन होना, तो मुझे लग रहा था कि नहीं थोड़ा टाइम लेते हैं, बट इसको डिटेल से और अच्छे से कोशिश करते हैं ख़त्म होने की। तो आशा कर रहा हूँ कि आपको वीडियो को अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, और देखो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और देखो खुश रहा करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, कोई कुछ भी कहता है सुनना नहीं है, चुपचाप आपको अपने फोकस रखना है अपने टारगेट पे। देखो टारगेट एक करो और उसी पे फोकस रहो। 4 नॉप ये मत सोचो कि हम चल के हम ये भी पाल लें, ये भी पाल लें, ये भी पाल लें, एसएससी भी कर ले, आईएएस भी कर ले, पीसीएस भी कर ले। आपको नौकरी तो एक ही करनी है ना। मैं एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, आप ये चीज़ सोच के रखिए, आपको नौकरी एक ही करनी है। चाहे तो आप एसएससी के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग जाइए, या तो पीसीएस के थ्रू आप एसडीएम लग जाइए, या तो फिर आप आईएएस बन जाइए। ठीक है, आप सीधे डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लगिए, वो आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है। तो आपको जो बनना है आप अपने हिसाब से सोचिए, और जिस चीज़ के लिए आप सोच रहे हैं उसी के लिए दिन रात लगिए। कठिन कुछ नहीं होता, लगना पड़ता है, समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन सफलता एक दिन आपको जरूर मिलती है। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इसी के साथ आज वीडियो को समाप्त करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।